अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैसल बैंक की अभी 14 अप्रैल को एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आने वाली है, लेकिन जब इस तरह की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आती है किसी भी कंपनी की तरफ से, उससे पहले वो अपनी प्रेजेंटेशन भी पब्लिक कर देते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। लेकिन इस दफ़ा फैसल बैंक ने कुछ मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 4 दिन पहले ही ये पब्लिक कर दी है। तो टॉकिंग अबाउट दिस, ये प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ी है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से, जो कि वो डिलीवर करेंगे इन्वेस्टर्स को और एनालिस्ट को 14 तारीख को। लेकिन ये हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें से पहले मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें वो एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में, लेकिन हमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है तो हमें, अब एक कोई शख्स है उसको 14 तारीख को मिलने वाली है, लेकिन हमें ये चीज़ पहले पता चल जाएगी। तो ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज है हमारे लिए। तो मैंने इसको पढ़ा है। अब चूंकि मैं भी स्टॉक्स के बारे में सीख रहा हूँ और सारा कुछ, तो उसके बाद मैंने अपनी जो लर्निंग्स हैं वो मैंने एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में मैंने बनाई है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासतौर पे अगर आप बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। मैंने भी ये चीज़ सीखी है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको अच्छे से सीख लें। और पहले चलते हुए इस प्रेजेंटेशन पे मैं आपको दिखा दूंगा, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। अभी ये टोटल 36 पेजों की है, लेकिन हमारे लिए जो समझना बहुत ज़रूरी है वो पहले की फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। तो मैं आपको की फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे इधर ले आता हूँ। बाकी प्रेजेंटेशन हम बाद में सारी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं उनको हम पहले इधर देखते हैं। पहली चीज है ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्रॉस्ड RS 50 बिलियन रुपीज। अब इधर इन्होंने मेंशन किया कि पीबीटी, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ऑफ RS 50.4 बिलियन। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी रही है 9 बिलियन की, जो कि 21.7% ज्यादा है पिछले साल से। तो बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का। आगे चलते हुए उन्होंने बैलेंस शीट का अपना जिक्र किया है। बैलेंस शीट में इनके पास टोटल एसेट्स 1.5 ट्रिलियन रुपीज हैं। अब वीडियो में मेरा मकसद ये भी था कि हम देखें क्या ये अगला मीज़ान बैंक बन सकता है या नहीं। अलबत्ता उसमें काफ़ी इसको देर लग सकती है, लेकिन मैं आपको टोटल एसेट्स अगर दिखाऊं मीज़ान बैंक के, तो मीज़ान बैंक की वेबसाइट से ही ये मुझे पता चला है कि टोटल एसेट 3.9 ट्रिलियन है इनके। और ये आप देखें फरवरी 13 2025 की ये है, तो लेटेस्ट ही है। और अब अगर आप आ जाए इधर फैसल बैंक पे, अभी 1.5 ट्रिलियन के इनके पास एसेट्स हैं, लेकिन 195 बिलियन इन्होंने ये इंक्रीज किया है, और जो कि 14.2% इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत। तो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। अब आगे कैसा ग्रोथ, ये समझना बहुत जरूरी है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अब इसमें मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी यूटिलाइज करूंगा। पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि इन्होंने जिक्र किया है कैसा ग्रोथ। 129 बिलियन रुपीज इसमें ऐड हुए हैं और करंट अकाउंट में 82 बिलियन रुपीज ऐड हुए हैं। अब कैसा मिक्स जो 85.5% है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। करंट अकाउंट मिक्स 39.1% है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है। अब बेहतर प्रेजेंटेशन में ये पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम देखते हैं कैसा इन्होंने बोला 129 बिलियन रुपीज ऐड हुए हैं। अब इसमें इसका मतलब ये है कि फैसल बैंक के जो करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट हैं उनमें जो डिपॉजिट्स हैं वो 129 बिलियन रुपीज इंक्रीज किए हैं एक साल में। अब करंट अकाउंट में 82 बिलियन रुपीज ऐड हुए हैं। सीए करंट अकाउंट, ऐसे सेविंग्स अकाउंट। अब करंट अकाउंट्स वो हैं जो कि नॉन प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट्स हैं। बैंक्स को सबसे ज्यादा फायदा इनमें होता है क्योंकि इनको कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता डिपॉजिटर्स को। अब आगे उन्होंने जिक्र किया था कैसा मिक्स का, जो कि 85.5% है और इंक्रीज हुआ है 75% से पिछले साल के निस्बत। तो तकरीबन 10.5% का इजाफा है। और इसका मतलब अब ये है कि 85.5% सारे जो डिपॉजिट्स हैं वो करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स में है। और ये जो कैसा मिक्स होता है, ये मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि अगर ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो उनकी कम हो जाती है, क्योंकि बैंक बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं पे कर रहा होता इन अकाउंट्स को। और अब जो कि ये मैंने आपको जिक्र किया कि तकरीबन 10.5% इंक्रीज भी हुआ है, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि इनकी जो डिपॉजिट बेस है वो स्ट्रांग होती जा रही है। और अपना कमाया हुआ पैसा किसी भी बैंक में रखना, ये डेफिनेटली कस्टमर का ट्रस्ट ही होता है। और बैंक के लिए इसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं क्योंकि लोग करंट अकाउंट्स में डाल रहे हैं पैसा।
अब जी करंट अकाउंट मिक्स जो है इनका वो 39.1% है, और आउट ऑफ 85.5% कैसा जो 39.1% है वो प्योर करंट अकाउंट्स हैं। अब ये वो अकाउंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन पे बैंक को प्रॉफिट नहीं देना पड़ा अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको, तो ये बैंक के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाती है ये वाली अरेंजमेंट। अब आगे एडीआर में मैंने कुछ चीजें देखी हैं, समझी हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट पे चलते हैं। एडीआर से पहले इन्होंने नेट फाइनेंसिंग का जिक्र किया है, 9.2% इंक्रीज हुई है। नेट फाइनेंसिंग ऑफ 634 बिलियन रुपीज, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9.2, और 53 बिलियन रुपीज का इजाफा है। इस साल इन्होंने 53 बिलियन ज्यादा की फाइनेंसिंग की है, और ये ज़हन में रहे कि ये इस्लामिक शरिया कंप्लायंट बैंक है, तो सारा कुछ शरिया कंप्लायंट है, फाइनेंसिंग भी। अब आगे चलते हुए एडीआर का आप जिक्र कर लेते हैं। एडीआर 64.6% पे है, और इन्होंने एक और जिक्र किया इन्फेक्शन रेशियो का, जो कि इम्प्रूव हुई है, इन्होंने लिखा है 3.6% तक। अब इसको भी हम देख लेते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे चल के। अब एडीआर क्या होता है पहले हम ये समझ लें, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। अब एडीआर में एडवांसेस हैं टोटल लोन्स जो कि इन्होंने दिए हैं, डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपको रेशियो मिल जाती है। अब एडीआर 64.6% का है, तो इसका मतलब ये है कि फैसल बैंक ने 64.6% ऑफ इट्स डिपॉजिट्स जो हैं वो लोन की सूरत में दिए हुए हैं, जबकि ये नंबर 59% था दिसंबर 2023 तक। अब इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो यूटिलाइज कर रहा है अपने डिपॉजिट्स। अब इसका मतलब ये है कि बैंक ज्यादा डिपॉजिट्स को यूज कर रहा है लैंडिंग के लिए, और इनको डेफिनेटली ये प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये क्यों मैटर करता है, ज्यादा ईडीआर होगा तो ज्यादा लैंडिंग करेंगे, और उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट इनको ज्यादा आएगा। लेकिन लेकिन अगर इनका ईडीआर बहुत ज्यादा होगा 85-90% तक लेट से, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर विड्रॉल स्पाइक कर दें या कोई इनके लोन जो हैं वो इनको वापस उनकी पेमेंट्स ना हो रही हो, तो तब ये बैंक फाइनेंशियली एक बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन में आ जाता है। अब इन्फेक्शन रेशियो उन्होंने जिक्र किया था, जो कि 3.6% है, अभी लास्ट ईयर 3.8% थी। तो इन्फेक्शन रेशियो जो होती है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, वो लोन्स जो कि रिकवर नहीं कर पा रहे ये, या फिर उनकी पेमेंट्स इनको नहीं आ रही, या उसमें कुछ हिंड्रेंस है, डिवाइड बाय टोटल लोन्स। अब जितने लोन इन्होंने दिए हैं उसमें 3.6% टोटल लोन्स जो हैं वो अभी नॉन परफॉर्मिंग है, जो बोरोअर्स हैं वो टाइम पे नहीं कर रहे, जबकि पिछले साल ये रेशियो थी 3.8%। तो लोन की क्वालिटी बेहतर हो रही है, ऑल्दो इट्स जस्ट 0.2%, लेकिन कहा जा सकता है कि ओवरऑल लोन की क्वालिटी बेहतर हो रही है। और चूंकि लोन देने में इनकी काफी ड्यू डिलिजेंस होती है, तो डेफिनेटली इनके जो डिसीजंस हैं वो भी, उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। अब बात यह है इन्वेस्टर्स के लिए ये क्यों मैटर करता है। अगर इन्फेक्शन रेशियो कम होगी तो क्रेडिट रिस्क भी कम होगा, और बैंक को सेफर कंसिडर किया जाएगा। सीआईआर पे आ जाते हैं, पहले मैं आपको उस पे रिपोर्ट पे ले चलता हूँ। एंड पे इन्होंने जिक्र किया कंटिन्यूड फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी, सीआईआर एट 51%। अब इधर लिखा है कि इन्होंने सीआईआर रिस्ट्रिक्टेड एट 51%। ये रिस्ट्रिक्टेड इन्होंने लिखा, मैं आपको इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन भी बता देता हूँ। आगे इन्होंने लिखा डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ब्रांच एक्सपेंशन एंड इन्फ्लेशन। ओके, अब सीआईआर जो होता है वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। सीआईआर इस तरह निकलती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये निकाल दें और डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सीआईआर का फॉर्मूला है। और ये हमें बताता है कि कोई भी बैंक जो है वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज कर रहा है रिलेटिव टू इट्स इनकम। अब सीआईआर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 51% पे, तो इसका मतलब ये है कि फैसल बैंक 51 पैसा स्पेंड कर रहा है हर 1 रुपया कमाने पे। लास्ट ईयर ये 49% थी। अब ये ग्रो की है, जो कि पॉजिटिव नहीं है। अलबत्ता ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि ये से भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, इसको महदूद किया, डिस्पाइट इन्फ्लेशन के और राइजिंग ब्रांचेस, जो इन्होंने ब्रांचेस ज्यादा बनाई हैं, तो फिर भी 51% पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप कि दिस इज गुड, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की उसमें 50 to 60% तक अगर सीआई आ रहा है वो ठीक कंसिडर की जाती है। एनीवेज, अगर इसको मीजान बैंक बनना है अगला, तो इसको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जी चलें इस प्रेजेंटेशन को बाकी भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें जो कि हमारे इंटरेस्ट की हो सकती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन में इन्होंने जिक्र किया है 855 ब्रांचेस हैं इनकी, 848 एटीएम है। ओके, 1.9 मिलियन कस्टमर्स हैं, तकरीबन 10,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं, 1 ट्रिलियन प्लस डिपॉजिट्स हैं, 1.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, ये हमने अभी जिक्र कर लिया था इसका। एक और चीज देखने वाली है कि 2022 में ये
फुली इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ था और उसके बाद से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इसको पढ़ना है, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हमने देख ली हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका किस तरह इंक्रीज हुआ। अब पिछले साल 41.4% था, इस साल 50.4 है, 22% का इंक्रीज है। और ये जो डेट है ना, आप देखिए इधर 2022-2023, तो यहाँ पे कन्वर्जन हुई थी इसकी इनटू इस्लामिक बैंक, तो तब से बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और कैगर इसका कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो था, अब इसका कैगर देख लें तो 50% है, जो कि बहुत अच्छा है। और प्री कन्वर्जन 18% कैगर था, जो कि नॉट टू बैड, ठीक है। लेकिन पोस्ट कन्वर्जन जब से ये इस्लामिक बैंक बना तो ये इसको तो जैसे पर ही लग गए हैं। ये चलते हुए जी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम देख लें तो कैगर इसमें प्री कन्वर्जन 15% था, पोस्ट कन्वर्जन 43% है, 15% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। टोटल एसेट्स इनके इंक्रीज हुआ है, कैगर इसका है 21%। और ये पोस्ट कन्वर्जन का मैंने बताया था आपको। अब फिर इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इनकी वो भी इंक्रीज हुई हैं 20% के कैगर पे और पोस्ट कन्वर्जन। और जबकि एक साल का अगर देखा जाए तो ये 15% इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत। फाइनेंसिंग 9% इंक्रीज हुई है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जब से ये इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हुआ है इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप इनकी देख लें 73.58 बिलियन तक चली गई है, पिछले साल 49.45 बिलियन तक थी। और इस्लामिक फाइनेंसिंग का अगर जिक्र कर लें तो इसका ओवरऑल कैगर 2020 से लेके 18.72% रहा है। एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो हमने देखा 64.6% थी अभी। इन्फेक्शन रेशियो इन्होंने कहा कि बाकी इंडस्ट्री से कम है, तो इंडस्ट्री में 6.3 चल रही थी, इनकी 3.6% है। और बाकी आखिरी इनका सेक्शन है एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस पे। इसमें जो इनके अच्छे काम हैं वो ये बता रहे हैं। उसमें इन्होंने जिक्र किया कि 141 मिलियन रुपीस इन्होंने 2024 में दिए हैं। और डोनेशंस में CSR जो इनके इनिशिएटिव्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड, वो उसमें इन्होंने एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया है। लम्स में हबीब यूनिवर्सिटी में, IBA में, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने इंडस में, और NICVD देख लेते हैं क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो ओवरऑल जो इनके अच्छे काम है वो भी सब इन्होंने इधर जिक्र किया। तो अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या फैसल बैंक अगला मीज़ान बैंक बन सकता है। अभी मेरी नज़र में तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फैसल बैंक की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है और मैं इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छे ये डिविडेंड भी दे रही हैं। अब आगे चलते हुए फ्यूचर में शायद इनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल जो पॉलिसी रेट था वो कम हो गया। लेकिन खैर एनीवेज बैंक तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और डेफिनेटली मैं मिजान बैंक में भी कर रहा हूँ इन्वेस्ट, दोनों में कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप फैसल बैंक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में। और अभी आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी, बल्कि एक प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। फैसल बैंक से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस है वो इसमें है, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इधर तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।